subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the neurohumoral transmission in the CNS. तो सीएनएस के अंदर में जो भी न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करें इस टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक है वो आपके सीएनएस फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी तीनों के अंदर में आते हैं, क्योंकि जितने भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि एक तरीके से ह्यूमरल एजेंट्स हैं आपके न्यूरो ट्रांसमिशन में, तो वो इन्वॉल्व होते हैं और वो उनके जो लेवल हैं वो इम्बेलेंस होने की वजह से ही आपको डिसीज़ होगा, मींस आपको पैथोफिजियोलॉजी होगा। और यही ट्रांसमीटर जो है एक तरीके से पूरे सीएनएस की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए फिजियोलॉजी में भी आते हैं। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को हम रिस्टोर करके या उसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करके कम या अधिक करके ही हम किसी डिसीज़ को, उससे रिलेटेड डिसीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए जो है ड्रग फार्माकोलॉजी भी इसमें आते हैं। इसलिए ये टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, आप किसी भी सेमेस्टर के लिए हो। अगर आप सीएनएस को समझना है, सीएनएस डिसीज़ को समझना है, तो ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वही आपके इन्वॉल्व होंगे सारे डिसऑर्डर्स में या सीएनएस डिसीज़ में। सो and if you want to watch my previous videos regarding the pathophysiology and the physiology or pharmacology, you can check the description box below or by using this link. So now let's start the topic. So न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, तो बात करें हम वर्ड की, तो न्यूरोमस होता है आपका न्यूरॉन्स, ट्रांसमिशन होता है मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ द नर्व इम्पल्स, और आपकी ह्यूमरल मतलब होता है बाय द ह्यूमरल एजेंट्स जो कि आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। तो बात करते हैं इसके डिफरेंस की, तो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ द नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और द टारगेट सेल्स बाय मीन्स ऑफ ए इंडोजेनियस ह्यूमरल एजेंट्स और द केमिकल एजेंट्स दैट नोन एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। मीन्स आपके जो न्यूरॉन के सिग्नलिंग को ट्रांसमिट करने वालों को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो बात करें हम लोग न्यूरोह्यूमरल सिग्नल की या ट्रांसमिशन की, तो एक तरीके से ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग के थ्रू होता है। मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे और केमिकल्स भी इन्वॉल्व होंगे, मीन्स आपके न्यूरोट्रांसमीटर भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपके नर्व एंडिंग पे सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंस होते हैं और वो स्टिमुलेशन के दौरान रिलीज होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक साइट को जो है एक्टिवेट करते हैं या फिर उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। समझते हैं वन बाय वन। जैसे कि बात करते हैं हम लोग न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन की, तो कहीं ना कहीं आपका जो इम्पल्स है, इम्पल्स जो कन्वे होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सेल की जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, जो पोलराइजेशन कंडीशन है, वो एक स्टेबलाइज होता है, फिक्स होता है। अप्रोक्सीमेटली जो है -70 मिली वोल्ट एनर्जी होते हैं आपके न्यूरॉन्स की रेस्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी इम्पल्स जनरेट होगा तो उस जो जनरेट होने के कारण जो है उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सोडियम आयन है वो बेसिकली इम्पल्स जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पोटेशियम आयन उस इम्पल्स को कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज की, तो आपके जो आउटर साइड है वो पहले आपके होते हैं पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि सोडियम आयन जो हैं वो हाईली आपके एक्स्ट्रा सेलुलर्स में होते हैं, और जो पोटेशियम आयन है आपके वो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पर वो कम अमाउंट पे आपके इंट्रासेलुलर्स पे होते हैं। इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो नेगेटिव में होता है आपके रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान, रेस्टिंग स्टेज पे आपके किसी भी सेल्स का। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जैसे इंपल्स जनरेट हुआ तो उस इंपल्स जनरेट होने के कारण जो है वो स्टिमुलस होने के कारण जो है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज होंगी। वो जो है एक तरीके से आपके जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, जो अप्रोक्सीमेटली -60 मिली वोल्ट या -50 मिली वोल्ट एनर्जी होता है, उसको क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करने के कारण ही जो आपके उसमें प्रेजेंस जो आयन चैनल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। तो अल्टीमेटली पहला जो होगा आपका सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट होंगे। सोडियम आयन चैनल ओपन होने के कारण जो है सोडियम रैपिडली आपके इंट्रासेल्युलर की ओर आएगा, मतलब आपके अंदर में आएगा। अंदर में आने के कारण जो है जो पोलराइजेशन स्टेट में है, आपके रेस्टिंग स्टेज में है, वो इंक्रीज होगा, मतलब होगा डीपोलराइजेशन ड्यू टू द इनकमिंग ऑफ और एंट्री ऑफ द सोडियम आयन। तो सोडियम आयन की आने की वजह से जो है ये आपके डीपोलराइज होंगे या एक्टिविटी जो है बढ़ेगी। जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो माइनस से पॉजिटिव की ओर जाएगी, और जैसे ही वो +20 मिली वोल्ट एनर्जी पे जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ओवरशूट पोटेंशियल, वो अपने आप फिर बंद हो जाएगा आपको आयन चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स, और उस समय जो है पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन होंगे, जिससे जो है जो भी अंदर में पोटेशियम आयन है वो आपके एग्जिट होंगे, मतलब आउटवर्ड की ओर जाएंगे, सेल से बाहर जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर की ओर जाएंगे। तो वापस जो है आपके जो पोलराइजेशन है वो रिस्टोर होगा। मीन्स क्या होगा आपका रीपोलराइजेशन। तो ये क्यों होता है आपके सोडियम आयन के ओपन होने से, पोटेशियम आयन के ओपन होने से। पोटेशियम आयन ओपन जब भी होता है
तब आपका पोटेशियम आयन जो है वो आपके इंट्रासेलुलर से हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर की ओर ही जाता है, जिससे जो वापस जो आपके मिलीवोल्ट एनर्जी है उसमें लॉस होता है और अल्टीमेटली जो है वापस वो बैलेंस स्टेट में आते हैं। उस समय जो है दोबारा जो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन है वो अपन रिस्टोर होते हैं बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के थ्रू, और इस तरीके से सिग्नल जो है कन्वे होता है आपके पूरे न्यूरॉन्स पे। तो अल्टीमेटली जो सिग्नल है वो आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में आते हैं, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग भी बोलते हैं आपके न्यूरो ट्रांसमिशन को या न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन को। तो बात करते हैं हम लोग, जैसे ही आपका मिलीवोल्ट एनर्जी या जो एक्टिवेट कंडीशन में आपके सोडियम आयन जो है एक्टिवेट करता है न्यूरॉन्स को, तो वो एक्टिवेट होने की वजह से जो है आपका ये जो नर्व एंडिंग के जो प्रीसिनेप्टिक रीजन पे जो हैं होते हैं आपके एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स, जो कि एक तरीके से वोल्टेज सेंसिटिव या वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स हैं। अल्टीमेटली वो वोल्टेज पे काम करते हैं। तो जैसे ही आपका सोडियम आयन जो हैं वो डिपोटाइज करने के कारण जो है ये जो है सेंस करता है और उस इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के कारण जो भी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फील्ड में कैल्शियम आयन है वो अल्टीमेटली जो है आपके एंट्री होगा इंट्रासेलुलरी, और ये जो कैल्शियम आयन है फिर सिनैप्टिक वेसिकल्स में जो प्रेजेंस न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इसमें क्या है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसको जो है आपके एक्सोसाइटोसिस के लिए प्रेरित करता है, प्रमोट करता है। तो अल्टीमेटली इसी क्या होता है, आपका वेसिकल्स जो हैं आपके इस एंड पे आके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं आपके सिनैप्टिक क्लेफ्ट में या सिनैप्टिक जंक्शंस पे। तो इस तरह से रिलीज होगा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अल्टीमेटली जो पोस्ट सिनैप्टिक साइट है, चाहे वो आपके न्यूरॉन्स हों या फिर आपके कोई सेल्स हों, तो उसमें होते हैं रिसेप्टर्स। तो मेनली जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके पोस्ट सिनैप्टिक ऑर्गन्स पे या सेल्स पे, तो उस सेल्स के रिसेप्टर्स पे जाके ये बाइंड होगा और बाइंड होने के कारण उस रिसेप्टर को जो है एक्टिवेट करेगा और फर्दर जो भी उस न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का जो मेन रोल है उस रोल को प्रमोट करेगा, मीन्स सेलुलर रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है आपके न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन का, तो अल्टीमेटली इसमें आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज का और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का दोनों का रोल है। वही एक तरीके से सिग्नल्स को, जो सिग्नल्स आपके ब्रेन से आ रहा है उस सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल के थ्रू में कन्वे होता है आपके प्री सिनैप्टिक एंड पॉइंट पे। वो प्री सिनैप्टिक जो रीजन है वहाँ से आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो सिग्नल्स को फर्दर आपके सेलुलर ऑर्गन्स पे या इफेक्टर ऑर्गन पे कन्वे करते हैं। तो इस तरीके से सिग्नल जो हैं आपके स्प्रेड होते हैं आपके सेल्स तक और रिस्पॉन्स होना शुरू होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स या व्हाट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर्स? सो बेसिकली न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मीन्स ट्रांसमिट करने वाला। तो जो भी न्यूरॉन्स के सिग्नल हैं उसको कन्वे करने वाला, उसको ट्रांसमिट करने वाला आपके सेल्स तक, उसको हम बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि एक तरीके से आपके केमिकल एजेंट्स होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द इंडोजेनियस केमिकल एजेंट्स दैट ट्रांसमिट द सिग्नल्स अक्रॉस द सिनैप्टिक साइनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन मीन्स प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स टू द अनदर न्यूरॉन्स और टारगेट साइट्स। ये जो है पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स हो सकते हैं या फिर आपके सेल्स हो सकते हैं, टारगेट सेल्स, एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजी ऑफ द पोस्ट सिनैप्टिक सेल्स। वो फिर जो पोस्ट सिनैप्टिक सेल्स हैं, चाहे वो न्यूरॉन्स हो या आपके सेल्स हों, उसकी फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं, उसको इनहिबिट या एक्साइट करते हैं बेस्ड ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर कैटेगरी। ठीक है, तो ये हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेसिक फंडामेंटल रोल। बात करें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो बेसिकली कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि हम किनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल सकते हैं, क्योंकि बात करें हम लोग इसके अंदर में जो है आपके न्यूरोमोडुलेटर्स भी होते हैं जिसको हम न्यूरोपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। बात करते हैं हम लोग क्राइटेरिया की, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द नर्व एंड ऑन द सिनैप्टिक वेसिकल्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को हमेशा नर्व एंडिंग पे होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड बी रिलीज्ड ऑन द स्टिमुलस ऑफ द नर्व। तो नर्व की स्टिमुलेशन होने के कारण जो है ये रिलीज होना चाहिए आपके सिनैप्टिक जंक्शंस पे। इसके अलावा द मेटाबॉलिक एंजाइम फॉर सिंथेसिस एंड द कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म बोथ आर प्रेजेंट ऑन द नर्व। तो आपके जो न्यूरॉन, सेम न्यूरॉन पे ही इस जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अलावा एवरी न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर्स। तो सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स होते हैं जिन पे वो काम करते हैं। जैसे कि बात करें एड्रेनलिन के लिए, उसके लिए अल्फा और बीटा होते हैं। एसिटाइलकोलिन के लिए आपके मस्कर्निक और निकोटिनिक होते हैं। आपके डोपामिन के लिए D1 से D5 रिसेप्टर होते हैं। तो हर एक न्यूरोट्रांसमीटर्स का
रोल अलग होता है, उनके रिसेप्टर्स अलग होते हैं, उनके टारगेट एरिया अलग होते हैं। तो इस तरीके से आपके हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सीनस पैथोफिजियोलॉजी में या फार्माकोलॉजी में। बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के रूप में, टाइप्स ऑफ वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में। तो बेसिकली इन द सीएनएस वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल्स सम एमिनो एसिड्स लाइक, मतलब एमिनो एसिड्स के कौन कौन से होते हैं ट्रांसमीटर्स, वो हैं आपके एक्साइटेटरी में आते हैं आपके ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। मीन्स एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट आर द एक्साइटेटरी एमिनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड द इनहिबिटरी आर द गाबा, मीन्स गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड एंड द ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन और गाबा जो हैं एक तरीके से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि एमिनो एसिड्स हैं और आपके न्यूरॉन्स में मतलब आपके सीनस में इनका मेजर रोल है। इसके बाद आपका बायोजेनिक एमीन्स जिसमें आते हैं आपके डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। इनका जो बेसिक रोल है वो आपके डिप्रेशन में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो डिप्रेशन में मेजर रोल करते हैं। ये जो है सीनस की एक्टिविटी को कंट्रोल रखते हैं, आपके बिहेवियर को कंट्रोल रखते हैं। इनकी लेवल कम होने से जो है आप डिप्रेस में आ जाओगे। तो ये आपके सीनस एक्टिविटी के लिए बहुत ही जरूरी है, आपके बायोजेनिक एमीन्स डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। नेक्स्ट आते हैं आपके पेप्टाइड्स लाइक वेसोप्रेसिन, सोमेटोस्टेटिन, न्यूरोटेंसिन, इनकेबालिन, इंडोर्फिन और डायनोर्फिन। तो ये भी कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं या पेप्टाइड्स होते हैं जो कि आपके ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं। जो मेजर रोल है हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से, वो है आपके इंडोर्फिन, डायनोर्फिन, जो कि आपके मॉर्फिन या ओपेड एनाल्जेसिक के में आएंगे। इसके अलावा कुछ अदर्स हैं जैसे कि आपके स्टाइलकोलिन भी रोल प्ले करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या फिर आपके हिस्टामिन्स हैं, तो इनका भी मेजर रोल है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से जो दिया हुआ है उसमें मेजर जो हैं आपके डोपामिन हैं, आपके गाबा है, ग्लूटामेट हैं और 5-HT है, मीन्स सेरोटोनिन है। तो इनके डिटेल हम पढ़ेंगे। तो बात कर रहे हैं हम लोग रिसेप्टर की, तो आपको सीनस फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले इन सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही आप किसी डिसीज़ को जब पढ़ेंगे तो आपको उस न्यूरोट्रांसमीटर्स के रोल समझ में आएंगे कि क्यों ये क्या रोल प्ले करता है और ये किस तरीके से उस डिसीज़ को कंट्रोल करता है। इसके बढ़ने से ये डिसीज़ होगा या कम करने से डिसीज़ होगा। तो हम जो हैं आने वाले क्लासेस में जो है पहले हम डिसीज़ को से पहले हम इन सारे जो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं या बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी रिसेप्टर फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे ताकि आपको इजी हो सके उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए। जब भी हम डिसीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम ड्रग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो ड्रग हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर पे काम करेंगे, इनको एक्टिवेट करेंगे या ब्लॉक करेंगे। तो इनका काम किया है, इन ट्रांसमीटर्स का काम किया है, इन रिसेप्टर्स का काम किया है, उसको पढ़ना जरूरी है आपके डिसीज़ को पढ़ने से पहले। बात करें कुछ एग्जांपल्स के रूप में लेते हैं आपका डोपामिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ द सीएनएस। ये सीएनएस की जितने भी मोटर एक्टिविटी हैं, बिहेवियरल एक्टिविटी हैं, उसको कंट्रोल करता है। मीन्स इट रेगुलेट द एक्स्ट्रा पिरिमेंटल साइड इफेक्ट्स और सिम्टम्स, बिहेवियरल इफेक्ट, डिक्रीज इन द प्रोलैक्टिन सिक्रेशन, सीटीजेट स्टिमुलेशन और कंट्रोल द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन। तो ये इनके बेसिक रोल होते हैं। अब ये कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, हम बात करेंगे डिटेल आगे आने वाले क्लासेस में। तो बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स की, मतलब पार्किंसन लाइक सिम्टम्स। जब भी डोपामिन का लेवल आपके ब्रेन पे कम होता है तो आपको पार्किंसन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मीन्स डिस्काइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रिमर, तो वो आपके होते हैं पार्किंसन सिम्टम्स ड्यू टू द एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स। बिहेवियरल जो हैं आपके साइकोटिक या साइजोफ्रेनिया या साइकोसिस के लिए कंट्रोल करता है। आपका जो प्रोटीन सिक्रेशन है वो कम करता है आपका डोपामिन। तो अल्टीमेटली जो है उससे जो है आपके इलेक्ट्रोरिया हो सकता है, आपके सीडीएट स्टिमुलेशन के थ्रू आपको वोमिटिंग हो सकता है, आपको कंट्रोल ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन का रिलीज एक्सेस होने से आपको एक्रोमेगाली हो सकता है। तो इस तरह से डोपामिन का रोल आपके इन डिसीज पे होगा जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 5-HT मीन्स सीरोटोनिन और द 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, जो कि एक तरह से ऑटोकाइड्स है। इनका जो रोल है पेरिफेरी और सीनस दोनों पे होते हैं। बात करें हम लोग सीनस पे तो ये जो है कंट्रोल करते हैं आपके मूड को, बिहेवियर को, टेम्परेचर को, पेन को, तो इनके कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली इनका जो हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग मेनिया पे, डिप्रेशन पे या फिर हेलोसिनेशन पे हम मेजर रोल पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो है आपका गाबा है, गाबा मीन्स गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपकी सीनस पे काम करते हैं। इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके होते हैं गाबा ए से गाबा सी तक। ये सब नाम है आपके रिसेप्टर्स के, D1, D2, D3, D4, D5 तक होते हैं। इसमें 5HT1 से 5HT7 तक होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में आने वाले क्लासेस में। अभी तो केवल आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लीजिए कि क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस आने वाले क्लासेस में। तो
तो बात करें गाबा की, तो गाबा इनहिबिटरी है, मीन्स सेंस की एक्टिविटी को कम करेगा। इसका मतलब ये आपके हिप्नोटिक सीडेटिव में यूज़फुल है, मतलब आपको हिप्नोसिस करेगा, सीडेटिव करेगा, आपकी सेंस की एक्टिविटी को कम करेगा। उसके अलावा आपका ये एंजाइटी, एंटी एंजाइटी ड्रग भी में काम आते हैं और आपके कन्वर्जन या सीजर में भी, इपिलेप्सी में भी काम आते हैं। नेक्स्ट है ग्लासिन। ग्लासिन भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, पर इसका जो क्लिनिकल यूज़ है बहुत कम है। ये बेसिकली जो है हाइपर रिफ्लेक्सिया को कम करते हैं। बात करें हम लोग ग्लूटामेट की, तो ग्लूटामेट का भी रोल एज ए ड्रग ग्रुप में बहुत कम है। जो एंटी ग्लूटामेट ड्रग हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी एपिलेप्सी में, क्योंकि ये आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपकी ब्रेन की जो मेमोरी पावर है उसको भी ये इन्हेंस कर सकता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसका लेवल बहुत ही मिनिमम होता है आपके ब्रेन के अंदर में, बहुत ही कंट्रोल्ड होता है। थोड़ा सा भी हाई हुआ तो आपको डेंजरस डिसीज़ हो सकती है या जो आपके बिहेवियरल इफेक्ट हैं वो चेंज हो सकती हैं। बात करें नॉरएपिनेफ्रिन की, तो नॉरएपिनेफ्रिन का रोल बेसिकली आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में है, पेरिफेरी में है, पर आपके सेंट्रली भी ये रोल प्ले करता है। बेसिकली ये जो हैं आपके रिवार्ड सिम्पटम्स और मूड को कंट्रोल करते हैं, जो कि आपके बिहेवियर के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक तरीके से डिप्रेशन में हम पढ़ेंगे, जब भी इनका लेवल जो है हमारे ब्रेन में कम होते हैं, जितने भी बायोजेनिक एमीन्स हैं, चाहे वो डोपामिन हो, नॉरएपिनेफ्रिन हो या सेरोटोनिन हो, उनका लेवल कम होने से एक तरीके से हमको डिप्रेशन होगा, खासकर 5-HT और नॉरएड्रेनालिन को। डोपामिन कम होने से आपको पार्किंसन होगा, डोपामिन बढ़ने से आपको साइकोसिस होगा। ठीक है, फिर आते हैं आपका स्टाइलकोलिन। स्टाइलकोलिन भी पेरिफेरली मेजर रोल है, पर जो सीनस में भी रोल होते हैं, जैसे कि आपका बिहेवियरल मेमोरी एंड द एक्स्ट्रा पिमिडल सिम्टम्स। मतलब ये पार्किंसन में इसका रोल है, एल्जाइमर में है और आपके 2 में आपके डिमेंशिया में इनका बेसिक रोल है। इसके अलावा आपका हिस्टामिन है, हिस्टामिन का भी बिहेवियर रोल में इफेक्ट होता है, चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओएसडी हो, उनमें भी इनका बेसिक रोल होते हैं। So these are the basic things about the neurohumoral transmission in the CNS and the basic neurotransmitters and their basic role within the CNS. So इसके अलावा आपके एक चीज़ और छूट गया था, ये आपका न्यूरोपेप्टाइड्स। जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं एक तरीके से न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हैं, जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ रिलीज होते हैं और उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अगर एग्जांपल्स के रूप में तो सब्सटेंस पी है, न्यूरोपेप्टाइड वाई है, VIP है और इनकेफालिन है। इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे आने वाले क्लासेस में। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन द CNS and the CNS pharmacology or pathophysiology. So if you want to note this lecture, please take a screenshot, and in my upcoming class I will discuss the detailed metabolism pathway of these important neurotransmitters and their basic role. So in last, thank you, keep watching, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you.